हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लिनिकल नॉलेज इन मेडिसिन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमनोरिया। एमनोरिया क्या होता है, इसके क्या कॉजेज होते हैं, कैसे डायग्नोस किया जाता है, क्या ट्रीटमेंट रहता है, ये सब हम इसमें देखेंगे। सो वीडियो को पूरा देखिएगा। लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज एमनोरिया। नॉर्मली जो वुमेन है उसके पीरियड्स कब स्टॉप होते हैं? जब वो प्रेग्नेंट हो, या ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे, या फिर मेनोपोज। मेनोपोज क्या होता है? परमानेंट सिजेशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। परमानेंट सिजेशन। और ये कब होता है? आफ्टर द एज ऑफ 45 ईयर्स। इन कंडीशंस के अलावा अगर वुमेन्स को मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू नहीं है या पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे एमनोरिया। अब एमनोरिया प्राइमरी भी हो सकता है और सेकेंडरी भी हो सकता है। प्राइमरी कैसे बोलेंगे? कि कोई फीमेल है, कोई लड़की है जिसकी एज 16 ईयर्स हो गई है बट उसको फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो भी नहीं आया है। मीन्स जो मिनार्क है वो उसने अटेन नहीं किया है। ये क्या होता है? ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। एब्सेंस ऑफ इनिशियल मेंस्ट्रुअल पीरियड। बट जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हैं, मतलब अगर फर्स्ट टाइम भी पीरियड्स नहीं आए हैं तो उसे हम बोलेंगे प्राइमरी एमनोरिया। सेकेंडरी एमनोरिया कब बोलेंगे? सेकेंडरी एमनोरिया बोलेंगे कि या तो 3 साइकिल्स मिस हो गई हैं या फिर 6 मंथ्स से पीरियड्स नहीं आए हैं। अगर कोई फीमेल है जिसकी रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल थी, मतलब जो रेगुलर नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल कितनी कंडीशन, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल हम कंसीडर करते हैं 28 डेज की, बट ठीक है 30 डेज 32 डेज रेगुलर है, हर टाइम 30 डेज के बाद 28 डेज के बाद पीरियड्स आ रही हैं, तो 3 साइकिल्स अगर मिस हो जाएंगे तो हम एमनोरिया बोलेंगे। या कोई फीमेल है जिसकी इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उसके 6 मंथ्स अगर मिस हो रहे हैं, 6 मंथ्स तक से कोई पीरियड्स आए ही नहीं है, तो हम बोलेंगे कि उसको एमनोरिया है। सो ये डिफरेंस है प्राइमरी एमनोरिया और सेकेंडरी एमनोरिया में। अब इसके कोज क्या रहेंगे? कोज क्या हो सकता है कि कोज हार्मोनल भी हो सकते हैं। हॉर्मोन्स की वजह से ऐसा हो सकता है। हॉर्मोन्स की वजह से अगर ऐसा है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होगा? हॉर्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं, हाइपोथैलेमस से होते हैं और ओवरीज से भी होते हैं, और यूट्रस रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। या फिर एनाटॉमिक कोई एबनॉर्मेलिटीज हैं वजाइना या यूट्रस की, इस वजह से ऐसा हो सकता है कि किसी फीमेल को फर्स्ट टाइम ही पीरियड्स ना आए हों, कुछ एबनॉर्मेलिटी है। तो हॉर्मोन्स जो इफेक्ट करते हैं वो कौन कौन से होते हैं? बेसिकली 4 हॉर्मोन्स हैं, एफएसएच, एलएच, ये दोनों सिक्रेट होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोन, ये सिक्रेट होते हैं ओवरीज से। सो ये रेगुलेट करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को। या तो इसमें कोई एबनॉर्मेलिटी है या कोई एनाटॉमिक एबनॉर्मेलिटी है जिसकी वजह से जो फीमेल है उसको फर्स्ट टाइम ही पीरियड्स नहीं आए हैं या इन बिटवीन कभी स्टॉप हो गए हैं। और क्या कुछ और रिस्क फैक्टर्स भी हो सकते हैं। वो क्या हो सकते हैं कि सीवियर वेट लॉस हुआ, एकदम से बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की, रनिंग एक्सरसाइज इन द स्पॉट्स, ऐसा हो सकता है। या थायराइड की कोई एबनॉर्मेलिटीज हो गई हैं, या कोई क्रोनिक इलनेस है, इस वजह से ऐसा देखने को मिल सकता है। मतलब हार्मोनल रीजन के अलावा और क्या रीजन्स हो सकते हैं? एनीमिया है, फीमेल में एनीमिया अगर है तो भी उसकी वजह से एमनोरिया देखने को मिल सकता है। सो ये कुछ और रीजन्स हैं जिनका रिस्क फैक्टर्स हैं। सिम्टम्स क्या रहेंगे? द मेजर साइन इज एब्सेंस ऑफ द पीरियड्स, डेट इज एमनोरिया। बट और क्या होगा? वेट गेन, फटीग, हेयर लॉस, ड्राई स्किन, कॉन्स्टिपेशन, स्लो हार्ट रेट। एमनोरिया के साथ साथ हमें ये सब भी देखने को मिल सकता है। फिर डायग्नोसिस कैसे रहेगी?
डायग्नोसिस हम फिजिकल एग्जामिनेशन और लेबोरेटरी टेस्ट के बेसिस पे करेंगे। हमें देखना है कि प्राइमरी एमनोरिया है या सेकेंडरी एमनोरिया है, तो उसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, सीटी स्कैन। सो फर्स्टली तो हम चेक करेंगे कि किसी को सेकेंडरी एमनोरिया अगर है तो फर्स्टली चेक करेंगे कि प्रेगनेंसी तो नहीं है। सो उसके लिए यूपीटी, क्योंकि प्रेगनेंसी में भी एमनोरिया डेवलप होता है, 9 मंथ्स तक पीरियड्स नहीं आते हैं प्रेगनेंसी में। सो अगर प्रेगनेंसी नहीं है उसके बाद हम बाकी के टेस्ट करवाएंगे, जैसे एमआरआई करवा सकते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई एबनॉर्मेलिटीज़ तो नहीं है या हाइपोथैलेमस में कोई एबनॉर्मेलिटीज़ तो नहीं है। सीटी स्कैन करवा सकते हैं यूट्रस को देखने के लिए और ओवरीज में अगर कोई एबनॉर्मेलिटीज़ हैं। थायराइड के कोई इश्यूज तो नहीं है, इसलिए एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से हम कंसल्ट कर सकते हैं और एंडोक्राइन डिजीजेस के लिए, और गायनेकोलॉजिस्ट जो कि यूट्रस, वजाइना, ओवरीज इन सब के लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जो डील करते हैं। सो एमनोरिया की डायग्नोसिस बनेगी डिपेंड ऑन द कंडीशन, प्राइमरी एमनोरिया है या सेकेंडरी एमनोरिया है। अब बात करते हैं कि ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट का क्या रहता है? ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कॉज के ऊपर। कॉज क्या है? किसी फीमेल को प्रेगनेंसी की वजह से एमनोरिया हुआ, प्रेगनेंसी ओवर होने के बाद वो ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाएगा। अब किसी को एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स की वजह से एमनोरिया है तो उसको उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट दिया जाएगा, जैसे कि फेशियल हेयर एक्सेस में है, डीप वॉइस या बाल्डनेस है, ये सारे कुछ केसेस हैं जो एमनोरिया से एसोसिएटेड हो सकते हैं। तो इस केस में हम यूज़ करेंगे, एक ड्रग होती है मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन, जो कि हेल्प करती है पीरियड्स को वापस नॉर्मल लेके आने में। इसके साथ साथ हम एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट, कैल्शियम और विटामिन डी यूज़ कर सकते हैं। अब कुछ फीमेल्स होती हैं कि जो लेटर एज पे होती हैं और किसी भी रीज़न की वजह से उनकी ओवरीज को रिमूव कर दिया जाता है या यूट्रस को रिमूव कर दिया जाता है, बट अगर यूट्रस है तो उसको प्रोजेस्टेरोन की नीड होती है जो कि प्रोटेक्ट करता है यूट्राइन कैंसर के अगेंस्ट भी। कुछ और जो ड्रग्स हैं वो यूज़ की जा सकती हैं, जैसे किसी फीमेल को कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेशिया है, प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर हो गया है, हाइपोथायराइडिज्म है। डिपेंड ऑन द कंडीशन, कॉज क्या है उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट दिया जाएगा। काउंसलिंग, न्यूट्रिशनल काउंसलिंग, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम अगर किसी फीमेल को है, हेरिडिटरी कॉज की वजह से एमनोरिया है, तो हमें पहले कॉज को ढूंढना है, उसके बाद ट्रीटमेंट देना है। अब बात करते हैं सम डू एंड डोंट्स इन मैनेजिंग एमनोरियाज। सो जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उससे हमें रेगुलरली विजिट करना है, हेल्दी डाइट लेनी है और हेल्दी वेट को बना के रखना है। मतलब एकदम से वेट लॉस हो रहा है, एकदम से वेट गेन हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। और खुद से मेडिसिन नहीं लेनी है, उनकी डोज खुद से एडजस्ट नहीं करनी है। अनलेस अनटिल योर डॉक्टर सजेस्ट यू, डोंट एडजस्ट द डोजेस। और ओवर द काउंटर ड्रग्स का यूज़ नहीं करना है, हर्बल प्रोडक्ट्स का यूज़ नहीं करना है विदाउट कंसल्टेशन। सो ये सारे कुछ फैक्टर्स थे जो इम्पोर्टेंट हैं फॉर द मैनेजमेंट ऑफ एमनोरिया। होप सो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। कीप वॉचिंग क्लिनिकल नॉलेज एंड मेडिसिन, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।